हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स आइए आज हम कॉमन कैटेगरी के अपने 7th लेक्चर को लेकर आपके सामने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड अ वेट W डैश इज अटैच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉइंट if alpha and beta are now the inclinations to the horizontal of the tangents at the highest and lowest points। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस w अपॉन w डैश। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसका वेट कैपिटल W है, जो कि सस्पेंड की जा रही है 2 पॉइंट से और दोनों पॉइंट सेम लेवल पर, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। एंड अ वेट W डैश, इसमें एक एक्स्ट्रा वेट W डैश जो है वो अटैच किया जा रहा है उसके लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। फिर इफ अल्फा एंड बीटा नाउ द इंक्लिनेशंस टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टेंजेंट्स, तो जो टेंजेंट्स आप देंगे उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और लोएस्ट पॉइंट पर, मतलब ये कहें कि एक्सट्रीम पॉइंट पर और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट्स आप दे रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशंस क्या दिए जा रहे हैं, अल्फा और बीटा दिए जा रहे हैं उसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सट्रीम पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो प्रूफ डेट, आपको प्रूफ क्या करना है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस w अपॉन w डैश, ये प्रूफ करके दे रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिगर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक बार हम बिना वेट अटैच किए हुए कैटेगरी को देखेंगे और दूसरी बार हम w डैश वेट अटैच करने के बाद देखेंगे कि कैटेगरी की क्या पोजीशन होती है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसको देखें। तो स्टूडेंट्स ये ए और बी पॉइंट जिस पर ये सस्पेंड किए गए हैं, ठीक, और ये वेट अटैच करने से पहले की कैटेगरी, तो मैं इसे डॉटेड में शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट, इसका लोएस्ट पॉइंट डी है। अब इस लोएस्ट पॉइंट डी पर वेट डब्ल्यू डैश अटैच कर दिया गया, तो वो पॉइंट डी नीचे की तरफ आ गया और जो अब बन जा रहा है डी डैश, इसको हम यहाँ पर डी डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये ओरिजिन हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, चलो इसे भी हम ज्वाइन करवा दे रहे हैं। देखिए अब बोला गया है कि इसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ए है और लोएस्ट पॉइंट इस वक्त हमारा क्या है, डी है। उस पर टेंजेंट्स तो दिए जा रहे हैं, उनका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से अल्फा और बीटा है। तो आइए अब यहाँ पर हम टेंजेंट्स दे रहे हैं, पॉइंट बाद में लिख लेंगे, चलिए। तो ये हमने T1 टेंजेंट दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा। एक काम और करेंगे, ये हम कैटेगरी का वर्टेक्स यहाँ पर C बनाएंगे और अब हम यहाँ पर टेंजेंट दे रहे हैं। इसको आपने टेंजेंट T1 कह देना है और ये आपका टेंजेंट लोएस्ट पॉइंट पर T2 हो गया। ये हमारा कैटेगरी का वर्टेक्स C हो गया। इंक्लिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये अल्फा इंक्लिनेशन और ये हॉरिजॉन्टल से बीटा इंक्लिनेशन हाईएस्ट पॉइंट पर। देन स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टेंशंस हैं, ये कहें कि टेंजेंट जो हमने ए और बी पॉइंट पर दिए हैं, ए और बी पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट्स दिए हैं, तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर हम इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से जाएगा। तो ये टेंशन का हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है,
और ये हमारा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये x1 और ये y1 और ये पॉइंट a यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे देंगे। ये y2 सॉरी ये y2 हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये x2 हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये और यहाँ पर वेट जो है आपका W डैश अटैच है, तो ये आपका यहाँ पर वेट दिखा देंगे आप कि W डैश वेट अटैच है और ये पॉइंट आपका D डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिगर कंप्लीट हुआ। मैं आइए फिर से डिफाइन कर दूं। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसका वेट W है, जो वेट अटैच करने की पहले ये कंडीशन है उसकी ADB। अब आपने वेट W डैश अटैच कर दिया तो वो जो पॉइंट D है वो नीचे की तरफ खिंच जाएगा और वो D डैश बन जाएगा, और यहाँ पर वेट आपका W डैश आपने दिखा रखा है कि अटैच है। फिर बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा इंक्लिनेशन से हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट्स दिए जा रहे हैं उनके, तो हाईएस्ट पॉइंट ए है उस पर जो टेंजेंट दिया गया उसका इंक्लिनेशन अल्फा, और लोएस्ट पॉइंट डी डैश है उस पर जो इंक्लिनेशन टेंजेंट का है वो आ रहा है बीटा। और इन्हीं टेंजेंट्स के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स आपने x1 और y1 बता दिए हैं, यहाँ पर x2 और y2 डिफाइन कर दिए हैं। और स्टूडेंट्स सी हमारा वर्टेक्स ऑफ द केटनरी है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं कि अटैचमेंट वेट अटैचमेंट से पहले की कैटेगरी को डिफाइन करेंगे और फिर वेट अटैचमेंट के बाद की बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे और अटैचमेंट ऑफ वेट बिफोर अटैचमेंट ऑफ वेट W डैश let ADB be the shape of the catenary whose lowest point is D, and A and B are the point of suspension, and A and B are the point of suspension जो कि क्या है, which are on the same horizontal level, point of suspensions which are on the same horizontal level। अब स्टूडेंट्स ये तो अटैचमेंट के पहले की कंडीशन थी। अब आप अटैचमेंट के बाद की कंडीशन देखते हैं, तो आइए उसके लिए स्टूडेंट्स जो प्रूफ करना है वो मैं उसे साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे। इसको मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ कि हमें प्रूफ करना है कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस W अपॉन W डैश, ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स वेट अटैच करने के बाद की कंडीशन आगे देखते हैं। तो आप आगे होगा आफ्टर अटैचमेंट ऑफ वेट, after attachment of weight W dash at the lowest point D, it descends to, जो पॉइंट D है वो नीचे की तरफ चला गया, इट डिसेंड्स टू
अब उसको हम नया नाम दे रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, डी डैश। तो आफ्टर अटैचमेंट ऑफ विथ डब्ल्यू डैश एट द लोएस्ट पॉइंट डी इट डिसेंड्स टू डी डैश। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन कर दीजिए कि जो कैटनरी अब यहाँ पर जो बन रही है ए डी डैश, उसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, सी बनाएंगे, जो न्यू कैटनरी आपकी बनी है। तो यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं, लेट द वर्टेक्स of the catenary AD dash BC। तो जो कैटनरी अब जो AD डैश बन रही है उसका वर्टेक्स आपने यहाँ बता दिया ये क्या है, C है। अब टेंशंस हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लेट T1 एंड T2 be the tensions at A and D dash respectively, and यहीं पर इनके कंपोनेंट्स को भी हम डिफाइन कर दे रहे हैं, एंड लेट x1, y1 and x2, y2 be the components of tensions T1 and T2 respectively। तो आपने तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब इन टेंजेंट्स के इंक्लिनेशंस को डिफाइन कर देते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द inclinations of tangents at A and D dash respectively। Now consider the equilibrium of the whole system in vertical direction। तो स्टूडेंट्स होल सिस्टम को वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, y1 प्लस y1 इक्वल टू जो टोटल वेट है, टोटल वेट एक तो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग का वेट, दूसरा इस पर जो वेट अटैच किया गया डब्ल्यू डैश वो। तो यहाँ से हमें y1 इक्वल टू, क्योंकि 2y1 हो जाएगा ये, तो w प्लस डब्ल्यू डैश अपॉन में 2 मिल रहा है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स जो टेंजेंट का इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, तो यहाँ पर हम इसे भी डिफाइन कर देंगे कि सिंस इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, सिंस अल्फा इज द इंक्लिनेशन of the tangent at A with x एक्सिस। अल्फा जो इंक्लिनेशन है टेंजेंट का ए के, जहां पर ए पर टेंजेंट दिया जाए एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां पर हम लिखेंगे इसे tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 अपॉन x1। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए आ रहा है स्टूडेंट्स। इसे भी आप इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आप सेकंड इक्वेशन दे देंगे। तो फर्दर स्टूडेंट्स नाउ कंसीडर द इक्विलिब्रियम
of the point d dash in vertical direction, in vertical डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y2 प्लस y2, तो पॉइंट डी डैश पर लगने वाला स्टूडेंट्स जो वेट है वो है w डैश ओनली। तो यहाँ से हमें y2 की वैल्यू क्या मिल रही है, w डैश अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे बॉक्स में लेकर हम इक्वेशन नंबर 3 दे दे रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारी 3 होगी। देन फर्दर, तो डी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके लिए जो इंक्लिनेशन है उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। सिंस बीटा इज द इंक्लिनेशन of the tangent at D with y axis, तो यहां से आपको मिलेगा tan बीटा इक्वल टू y2 अपॉन x2। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे इक्वेशन नंबर आप 4 कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ फर्दर देखिए कि हमें प्रूफ क्या करना था। हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इक्वेशन सेकंड में tan अल्फा आ रहा है और इक्वेशन फोर्थ में tan बीटा आ रहा है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कि इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 वी गेट, तो देखिए ये आ जाएगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू y1 अपॉन x1 और फिर ये आ जाएगा y2 अपॉन x2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर ब्रेक देते हुए इक्वेशन नंबर इसे 5th दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स y1 y2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, x1 x2 के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, तो आइए x1 x2 को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में है ये y1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। y1 कितना आ रहा है हमारा, y1 है w प्लस w डैश अपॉन 2 और y2 है हमारा w डैश अपॉन 2। तो ये y1 y2 के स्टूडेंट्स फर्दर देखिए, we know that the horizontal component of tensions at each point of the common catenary is same and equal to the tension at the lowest point। यहाँ समझना स्टूडेंट्स कि हम क्या करें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेगरी इज सेम। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो भी है वो कॉमन कैटेगरी में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो वो सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट सी पर हम टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वहां पर हम टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी भी लेकर चलते थे। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कॉमन कैटेगरी के किसी भी पॉइंट पर अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन देखते हैं तो वो क्या होगा, सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट होगा।
ठीक है। तो दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि x1 इक्वल टू x2 ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक ए पॉइंट पर लग रहा था और दूसरा जो है वो डी डैश पर लग रहा था, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डब्ल्यू सी के इक्वल होगी। यहाँ पर आप इसे लिखेंगे डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सी, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि सिंस टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी। और यहाँ पर हम ये बताएंगे कि वेयर स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का वेट पर यूनिट लेंथ है स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 से हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो यहाँ पर x1 और x2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा y1 अपॉन y2, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स y1 और y2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले से ही फाइंड आउट कर रखी है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू y1 की वैल्यू है w प्लस w डैश अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई w डैश अपॉन 2। तो यहाँ से स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, तो w प्लस w डैश अपॉन में w डैश। और फर्दर इसको आप सेपरेट डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए 1 प्लस, देखिए w डैश से w डैश कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर w अपॉन w डैश आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आ गया जो हमें प्रूव करना था। और स्टूडेंट्स मैं एक बात बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि a telegraph wire is stretched between two poles at distance a feet apart, sag n feet in the middle. Prove that the tension at the ends is approximately w ब्रैकेट में a स्क्वायर अपॉन में 8n प्लस 7n अपॉन में 6। तो स्टूडेंट्स ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स tan अल्फा अपॉन tan बीटा वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख कर जाइएगा उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को भी। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ही ये क्वेश्चंस आए हैं, सेक्शन ए में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस बार आने की, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी मतलब पूछ सकता है। आइए देखते हैं। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, टेलीग्राफ वायर है जो कि दो पोल्स के बीच में स्ट्रेच्ड किया जा रहा है, दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम टेलीग्राफ वायर, जैसे हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में ले लें कि हमारे दो पोल, इनके बीच में हमारे टेलीफोन का वायर खींचा जा रहा है, तो ये दोनों पोल जो हैं वो सेम हाइट पर होते हैं, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस ए दिया जा रहा है वो स्पैन कहलाएगा, ठीक है। और अपार्ट सैग n फीट इन द मिडिल, और जो सैग होगा उसकी डेप्थ जो होगी वो n फीट दे रखी है। प्रूव दैट द टेंशन एट द एंड्स, तो ए पॉइंट या बी पॉइंट किसी भी एंड पर जो लगने वाला टेंशन है वो आपका ये होगा, ये प्रूव करके लेना। तो आइए स्टूडेंट्स एक सिंपल सा फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी हो गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। ये आपका लोएस्ट पॉइंट सी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0, स्मॉल सी ले लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट साई हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट आपका डी हो गया। तो ये सैग डीसी जो है यही आपका सैग कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपने जो सपोज किया है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं, या पहले देखो जो गिवन है वो लेकर चलते चलिए। तो गिवन देखिए क्या क्या गिवन है हमें। गिवन डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इक्वल टू ए, या डेट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी जो डिस्टेंस है वो ए है। और सैग की हम बात कर रहे हैं, तो सैग हमारे पास यहाँ पर डी सी है, डी सी वो हमें दे रखा है एन फीट, तो हम यहाँ पर एन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन फर्दर लेट द then further let the coordinate of a आपने सपोज किया है x, y, तो therefore तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम बोलें कि सैग जो या डीसी की अगर हम बात करें, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं, सैग डीसी जो लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर की अगर हम बात करें, तो डीसी जो डिस्टेंस है वो ओ से डी तक की तो डिस्टेंस हमारे पास वाई है, तो वाई माइनस अगर ये सी डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें डीसी पता चल जाएगा। और स्टूडेंट्स ये डीसी ही हमारे पास एन आया हुआ था, तो एन इक्वल टू वाई माइनस सी लिखा जा सकता है, क्योंकि डीसी हमने ऊपर एन दिया है, क्वेश्चन में हमें एन गिवन है, ठीक है। और इससे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और आपको दे रखा था ए बी जो है ए दे रखा है, डिस्टेंस ए बी ए है, तो ए पॉइंट पर जो पर्टिकुलर ए पॉइंट की जो हम डिस्टेंस अगर हम कहें, तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये कितनी होगी, ये a/2 होगी। डी से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, a/2 आधी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इसको भी डिफाइन कर देते हैं। फॉर द पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए जो x की वैल्यू है वो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा a/2, ठीक है स्टूडेंट। देन फर्दर आइए जो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी स्टूडेंट्स हम उसको हम लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी नो डेट। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी है हमारे पास y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x/c, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। इसको हम ए पॉइंट पर जाकर लिखेंगे, मतलब ए पॉइंट पर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फॉर द पॉइंट ए लिखा जाएगा, फॉर द पॉइंट ए पॉइंट पर ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक, और x की वैल्यू अभी हमने देखी ए पॉइंट पर क्या है, a/2 है, तो ये a/2c बन जाएगा, a/2c। और स्टूडेंट्स हमने देखा है कि ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 पे पुट की जा सकती है, तो आइए ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं। तो फर्दर हम लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा ये हमें ज़रूरत का है, तो इसको चलो सेव कर देते हैं कि ये हमें प्रूव करके देना है, तो टेंशन आएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर द पॉइंट, या सॉरी सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप ये वैल्यू पुट करेंगे, तो n इक्वल टू ये है c कॉस हाइपरबोलिक a/2c और माइनस का c। तो हमने ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n इक्वल टू c कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस हाइपरबोलिक a/2c माइनस 1 बन जाएगा। एंड देन हम यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक थीटा की सीरीज यूज करेंगे, तो वो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ कि सिंस कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही अप टू सो ऑन कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एंगल थीटा के प्लेस पर क्या है, a/2c है, तो ये हम लिखेंगे n इक्वल टू c
1 प्लस थीटा स्क्वायर मतलब a अपॉन 2c का होल स्क्वायर और 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से a अपॉन 2c होल पावर 4 और 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस अप टू सो ऑन। ये पूरा आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, और सॉरी ये -1 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से n = c। और अब आप देखें तो इसको हम ओपन कर रहे हैं तो ये a स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8c स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ये a⁴ अपॉन में ये हो जाएगा 2⁴ 16 c⁴ इंटू 24 प्लस अप टू सो ऑन। ये ऐसे निकल के आएगा। देन फर्दर इसको हम लिख रहे हैं n = c अंदर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 8c प्लस a⁴ अपॉन में 16c³ इंटू 24। और आगे अप टू सो ऑन अब हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जो हायर पावर है a अपॉन 2c की जिसको हम लेकर चले तो उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो केवल 2 टर्म तक यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको यहीं तक आप लिखेंगे और फर्दर आप लिख लेंगे neglecting the higher power of powers of a अपॉन 2c की हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो अप टू सो ऑन लिखना बंद करके हम केवल 2 स्टेप तक लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप अप्रॉक्स लिख दीजिएगा क्योंकि ये अप्रॉक्स फॉर्म में रहेगी यहाँ पर। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि वी नो डेट c स्मॉल c, ये जो डिस्टेंस है c o से c तक की डिस्टेंस। स्टूडेंट देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एक तरह से देखें, जैसे हम टेलीफोन के वायर अगर हम देखें तो वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जैसे पोल्स के बीच में इलेक्ट्रिक वायर जो जाता है वो आप देखते हैं ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है। तो वही चीज़ है, ज़मीन से काफ़ी ऊपर होगा तो ओ हमारे लिए ग्राउंड लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है OX, और इससे ऊपर ही होता है अगर हम प्रैक्टिकली देखें। तो यहाँ पर हम वही डिफाइन करने जा रहे हैं कि वी नो डेट C इज़ वेरी लार्ज, C इज़ वेरी लार्ज because the sag BC is very small in this case। इन दिस केस मतलब टेलीफोन वायर के केस में हम जानते हैं कि C वेरी लार्ज होगा बिकॉज द सेग BC इज वेरी स्मॉल इन दिस केस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इक्वेशन नंबर 2 से ये वाले टर्म को भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 2 जब C बहुत लार्ज है तो c³ और लार्ज हो जाएगा और उसके साथ 16 × 24 मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, जब डिवाइड किया जाएगा A4 को। तो यहाँ से हमें मिलेगा इक्वेशन 2 से n = a² अपॉन 8c अप्रॉक्स, और यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स a² अपॉन में 8n आ रही है, ठीक है, और इसे आप बॉक्स में कर लेंगे और ये हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगी 3rd। अब c की ये वैल्यू लेकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि C की ये वैल्यू इस पोजीशन पर नहीं, फर्स्ट पोजीशन राइट हैंड साइड के सेकंड टर्म में रखनी, फर्स्ट टर्म में नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पर C सिंगल है, यहाँ पर C की हायर पावर है, तो हायर पावर में आप C की ये वैल्यू पुट करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रख रहे हैं, तो n = a² अपॉन में 8c प्लस a⁴ अपॉन में 16c³ था, तो C की वैल्यू हमने निकाली है a² अपॉन में 8n इंटू 24। फर्दर स्टूडेंट देखिए n = a² अपॉन में 8c प्लस यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सॉरी इसका क्यूब था क्योंकि c³ है तो इसका क्यूब होगा, तो a⁴ 6 हो जाएगा और ये a⁴ 4 है तो नीचे a² बचेगा और ये ऊपर जाके 8³
इंटू एन क्यूब हो जाएगा और ये 16 इंटू 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 8 क्यूब मतलब 8 60 16 इंटू 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2 4 जा 8, तो 4/3 आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 8c प्लस ये आ जाएगा 4n क्यूब अपॉन में 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से आप इसको इधर ले आए, तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन में 8c हम n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4n स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर। तो यहाँ से हम c इक्वल टू लिख लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 8 टाइम्स n ब्रैकेट में 1 माइनस 4n स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो ये c की वैल्यू आई है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर, अभी c की फाइनल वैल्यू नहीं आई है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो c इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 8n और ये होल पावर -1 बन जाएगी, न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं इसको, 1 माइनस का 4n स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर। तो इसे हम ओपन कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर अपॉन में 8n और 1 टाइम ही ओपन करिए क्योंकि ज़्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं है, 4n प्लस का हो जाएगा 4n स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर। तो हम इसे 1 टाइम ओपन कर रहे हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों पोलों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो एन ए लार्ज हो जाएगा, तो ए जितना लार्ज होगा तो अगर आगे ओपन करोगे तो a की पावर 4 a की पावर 6 ऐसे मिलता जाएगा, तो वो और छोटी वैल्यू देगा, इसलिए उसको ज़्यादा ओपन नहीं किया, केवल 1 टाइम ओपन किया है। अब स्टूडेंट्स इस पूरी वैल्यू को ए स्क्वायर अपॉन 8n को ब्रैकेट के अंदर अगर हम ले जाएँ तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर अपॉन में 8n आएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, पहली चीज़ n से n कट रहा है, तो एक n बचेगा, 4 2 जो 8 2 और 3 6 यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ है नहीं, तो यहाँ से केवल n/6 हमें मिल रहा है, तो ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारे लिए 4th इक्वेशन हो गई है। देन अब देखिए हमें टेंशन बताना था, टेंशन एट द एंड, तो ए पॉइंट पर लगने वाले टेंशन की अगर हम बात करें तो चलो उसे हम टी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नाउ टेंशन एट ए, नाउ टेंशन एट ए, तो ए पॉइंट पर लगने वाले जो टेंशन है वो टी है, और उसकी वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू बाई। ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी बताया गया था कि किसी भी पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या होता है, डब्ल्यू वेट ऑफ द पार्ट ऑफ कैटेनरी, स्मॉल डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ जो होता है, इनटू ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी है, इसको आप लिख लेंगे कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये आपको रिलेशन भी करवाया गया है T इक्वल टू डब्ल्यू वाई का। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम ये y की वैल्यू देखेंगे, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो y की वैल्यू अगर हम देखें तो O से D तक है हमारे पास y, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो DC मतलब sec जिसकी वैल्यू n है, और OC मतलब स्मॉल c, तो ये हो जाएगा n प्लस c के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो c की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है, ये इक्वेशन नंबर 4 की, ये यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो t इक्वल टू स्मॉल w n प्लस c की वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन में 8n प्लस n बाई 6। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये a स्क्वायर अपॉन में 8n तो ऐसे ही रहेगा, ये n बाई 6 और n ऐड होके ये 7n बाई 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही हमें प्रूव करना था। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको दी गई है, ये जो 2 क्वेश्चंस अभी इसमें करवाए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख कर जाना।